नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं बलों के बारे में। बल मतलब होता है जो फोर्स होती है। फोर्स यानी कि हम अगर देखें तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको जो टोटल मिलाकर 71% लगभग हमको जल मिलेगा और लगभग जो है 29 या 30% हमको स्थल भाग मिलेगा। तो जो स्थल भाग है विभिन्न प्रकार की ये जो स्थल खंड है उनमें बंटा है। तो उन जो खंड है उनको क्या बोलते हैं? प्लेट। और वो प्लेट है एक दूसरे से जो है एक दूसरे से दूर या पास में वो एक प्रकार से ऐसे आते जा रही है। तो वो क्यों आ रही है उसका कुछ कारण है। तो वो कारण है बल। अब बल जो होते हैं, देखिए बल एक प्रकार से बाहर के भी होते हैं और एक अंदर के भी। तो अंतर्जात बल जो होते हैं वो आंतरिक बल होते हैं। तो हम इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए दो प्रकार के बल होते हैं। मतलब जो भूपटल होता है, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली जो शक्तियाँ होती है वो दो चीज़ होती है। जैसे कि एक अंतर्जात बल होता है, आंतरिक बल जिसे हम बोलते हैं, और एक बहिर्जात बल होता है, यानी कि बाहरी जो बल लगाया जाता है। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर दो प्रकार के बलों का प्रभाव पड़ता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो जो आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? वो अंतर्जात बल कहलाते हैं, या अंतर्जात बल उनको कहा जाता है। अंतर्जात बल की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे विभिन्न प्रकार उसके देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे जो कुछ मिलेंगे आकस्मिक बल, उसके अलावा आपको मिलेंगे दीर्घकालिक संचलन। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? अचानक से। अचानक से कौन कौन सी चीज़ें घटित होती है? जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। भूस्खलन मतलब जो भ्रंश होते हैं, भ्रंश को हम क्या बोलेंगे? भूस्खलन। मतलब जो जमीन का एक टुकड़ा है वो अचानक से नीचे धंस गया है, उसको क्या बोलेंगे? भूस्खलन। और ज्वालामुखी अभी हम विस्तार से पढ़ने वाले। ज्वालामुखी मतलब होता है जैसे जो जमीन के अंदर यानी कि भूपर्पट्टी के नीचे एक एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर मतलब जो दुर्बलता मंडल होता है जहाँ पे आपको मैग्मा चैम्बर देखने को मिलेगा। तो मैग्मा चैम्बर जैसे ही कुछ जगह धीरे से मिलती है तो वो निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक है, तो जो मैग्मा बाहर आता है वो किस फॉर्म में आता है? लावा बन जाता है। तो यहाँ हम देखिए इस प्रकार से अंदर का जो मटेरियल है, गैस, धुआं, राख या जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है किसी जगह से, तो इस भाग को बोला जाता है ज्वालामुखी। और भूकंप क्या होता है? भूकंप भी इसी प्रकार से कुछ जो अंदर जो हलचल होती है, प्लेटों की हलचल, उसके कारण यहाँ पे जो क्या होता है? कंपन होता है, यानी कि जो भूपर्पटी उस पर कंपन होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। तो आकस्मिक होता है, इनमें कोई हमको पता नहीं चलता, मतलब एक प्रकार से धीरे धीरे नहीं होता, ये अचानक से जो बल होते हैं वो घटित हो जाते हैं। उसके अलावा दीर्घकालिक बल के अंतर्गत हमको देखिए पटल विरूपणी बल देखने को मिलेगा। पटल विरूपणी का मतलब होता है जैसे हम देख सकते हैं महाद्वीप निर्माणकारी। मतलब एक समय पश्चात ऐसा होता है धीरे धीरे ये जो बल है मतलब नीचे से लगते हैं और अचानक ना होकर वो धीरे धीरे क्या होते हैं? महाद्वीप निर्माणकारी यहाँ सिद्ध होते हैं। तो महाद्वीप निर्माणकारी में हम देख सकते हैं उपरिमुखी बल और अधोमुखी बल, तो दोनों हम देखेंगे अभी। इसके अलावा दूसरा जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी में हमको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तनाव देखने को मिलेगा और संपीड़न। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसको। तनाव की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए तनाव कब होता है? जैसे दो व्यक्तियों का आपस में तनाव हो गया है तो वो पास में आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। जब एक दूसरे में देखिए खुन्नस होती है, मतलब दो व्यक्तियों के मध्य आपस में क्या होता है? तनाव होता है, तो वो क्या होते हैं? दूर जाते हैं। तो दूर जाने के कारण हमको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो दूर जाने के कारण हमको एक तो भ्रंश देखने को मिलेंगी, एक तो चटकन देखने को मिलेंगी, एक दरार देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें किससे मिली हमको? तनाव से। यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही, तो हमको यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिली। अब बात करते हैं संपीड़न की। संपीड़न मतलब होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के पास में आ रही है। जैसे देखिए ये देखिए मैंने एक प्लेट बनाया है, तो आपस में क्या होगी? टकराएगी। टकराने के कारण एक तो समबलन होगा और एक बलन होगा। दो प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ हम देखें तो जो मतलब एक प्रकार से जो अंतर्जात बल होते हैं उसके अंतर्गत हमको जो भूतल है, भूतल मतलब जो भूपर्पटी है उसका जो तल होता है उस पर विषमताओं का सृजन हमको देखने को मिलता है अलग अलग प्रकार से, जो कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे देखे हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। और जो बहिर्जात बल होता है, बहिर्जात बल की अगर बात करें तो जैसे उसके अंतर्गत क्या आता है? बहिर्जात बल के अंतर्गत बहता हुआ जल आ जाएगा, जैसे नदियों का होता है। सागरीय जल आ जाएगा, जो सागरीय तरंग होती है। हिमानी मतलब जो बर्फ की नदियाँ होती है। भूमिगत जल और पवन जो हवा होती है, ये सभी जो होते हैं जो बहिर्जात बल है उसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है उसके ऊपरी भाग में के अंतर्गत हमको देख सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान से निचले भाग जो झील, समुद्र, ये होते हैं सभी भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही यहाँ पे भूसंतुलन की दशा या समस्थैतिकी भी कहा जाता है। तो ये तो सारी चीज़ हो गई। इसके अलावा जो शब्द है यानी कि जो संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता थे, इनका नाम हम देख लेते हैं। इनका नाम था डटन। तो डटन ने 1889 में
सबसे पहले इसका उपयोग किया था, मतलब यहाँ पे जो शब्द है उसका प्रयोग किया था संतुलन का। ठीक है, अमेरिका के ये भूगोलवेत्ता थे। डटन के अनुसार ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम होता है और नीचे जो धंसे भाग है उनका घनत्व अधिक होता है, इनके अनुसार यहाँ पे बोला गया था। तो ये सारे बल हमने यहाँ पे देखे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे आकस्मिक बल हमने क्या देखे, अचानक से भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आकस्मिक बल है उसके अंतर्गत हमने 3 चीज़ें देख लिए। उसके बाद दीर्घकालिक बल के अंतर्गत हमको देखिए यहाँ पटल विरूपणी बल जो है वो देखने को मिलता है, और पटल विरूपणी बल के अंतर्गत हमको एक प्रकार से क्षैतिज और लंबवत। क्षैतिज मतलब होता है, देखिए क्षैतिज मतलब होता है लेफ्ट से राइट, और लंबवत मतलब होता है टॉप से बॉटम। ठीक है, टॉप से बॉटम को हम क्या बोलेंगे, लंबवत बोलेंगे, और लेफ्ट से राइट को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, इसके अलावा इन्हें क्रम से हम देख सकते हैं, देखिए महाद्वीप निर्माणकारी बल के रूप में देख सकते हैं और पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में देख सकते हैं। तो महाद्वीप निर्माणकारी बल में हमको देखिए 2 चीज़ें देखने को मिलती है, ऊपरीमुखी बल और अधोमुखी बल। तो यहाँ देखिए ऊपरीमुखी बल जो होता है इसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पे हमको जो कच्छ है, कच्छ का मतलब होता है गुजरात के अंतर्गत, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, भारत का नक्शा आपको पता होगा, आप मैप बनाते जरूर चलिए। देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जैसे ये हमारा जो है ये वाला भाग, ठीक है, इस वाला यहाँ कहीं आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इधर से अगर देखें तो यहाँ गुजरात देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहीं पे हमको कच्छ की खाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पे बात की जा रही है ऊपरीमुखी बल जो है, ऊपरीमुखी बल का सबसे जो मतलब एक प्रकार से देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कच्छ की खाड़ी। इसके निकट हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, 24 किलोमीटर जो उत्थित भूमि है जिसे अल्लाह का बांध बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपरीमुखी बल का उदाहरण वो हमको देखने को मिलती है। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के समुद्र है उसके तल से सैकड़ों मीटर नीचे कोयले की खुदाई, मुंबई के जो प्रिंस डॉकयार्ड है क्षेत्र है और उसके अंतर्गत जो जलमग्न वन है वो सभी किसके उदाहरण माने जाते हैं, मुंबई के अंतर्गत ये माने जाते हैं अधोमुखी बल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जो बलन होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ कुछ आकृति देख लेते हैं हम। ठीक है, तो आकृति किससे बनी है, ये आंतरिक जो बल होता है या अंतर्जात बल होता है उसके कारण बनी। तो देख लेते, देखिए सबसे पहले मुड़कर भूभाग क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है। तो इस प्रकार की भी आकृति हमको अंतर्जात बल के कारण देखने को मिलती है। ये मुड़कर जो भूभाग है वो नीचे की ओर धंस गया है, एक तो ऊपर उठ गया है और एक नीचे की ओर धंसा है। फिर अगर मुड़ा तो मुड़ने के पश्चात वो क्या हो रहा है, बलन हो गया है। ठीक है, तो बलन के कारण क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण। अब देखिए पर्वतों का निर्माण हुआ, यानी कि जो हिमालय हमारा है भारत के अंतर्गत, तो वो हिमालय किस प्रक्रिया के तहत बना है, मोड़दार, यानी कि बलन के तहत ही उसका निर्माण हुआ है। उसके अलावा भूखंड का ऊपर उठना, यानी कि देखिए ये समतल जमीन है, यहाँ से कुछ भाग ऊपर उठ गया है, तो ऊपर उठे भाग को क्या बोलते हैं, हॉस्ट बोलते हैं। और अगर भूखंड जितना भाग ऊपर उठा है और उतना ही भाग प्लेन जगह से नीचे आ जाए, देखिए यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के अंतर्गत 2 नदियाँ ऐसी बताइए जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है इसमें नीचे धंसने के कारण। उसके बाद देखिए 2 समानांतर प्लेटें आगे पीछे खिसक रही है समानांतर रूप से, तो भूखंड का आगे पीछे हटना एक प्रकार से ये कहलाता है। देखिए एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट आगे जा रही है, तो समानांतर हो रहा है। उसके बाद ज्वालामुखी की बात करें तो ये भी आंतरिक बल के अंतर्गत आती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी, जिससे हमेशा तरल जो मैग्मा होता है वो लगातार, और कुछ जो मटेरियल होता है ज्वालामुखी के अंतर्गत वो निकलते चले जा रहा है बार बार, तो इसको मतलब है कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें विस्फोट नहीं होता है। उसके बाद ज्वालामुखी के अंतर्गत कुछ चीज़ें बनती है, जैसे कि सिल, डाइक, लेकोलिथ, बेतोलिथ, ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर्गत, और आगे हम विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी के अंदर से ही देखिए ये जो कुछ मटेरियल निकलता है उसको गीज़र बोलते हैं। बेसाल्ट जो पठार है वो भी इससे बनता है। काल्डेरा, काल्डेरा जो होती है, देखो शंकु जो होता है, शंकु का ही बड़ा रूप क्या कहलाता है, काल्डेरा कहलाता है। सील्ड शंकु, जिसमें देखिए ये तरल निकलता है, मैग्मा, सिलिका की मात्रा यहाँ पे कम होती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो होता है देखिए दूर तक फैल जाता है, दूर तक फैलने के कारण उसकी ऊंचाई कम होती है। और लावा शंकु देखिए इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की आकृति हमने देखे हैं, अंतर्जात बल के कारण निर्मित है। और यहाँ पे अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो बलन, देखिए बलन हमने देखे थे, मोड़दार पर्वत किससे बने हैं, बलन से बने। तो बलन के कुछ प्रकार होते हैं जिनको हम यहाँ देख लेते हैं। टोटल 7 प्रकार के बलन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार के बलन देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले यहाँ कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। जैसे देखिए जो क्षैतिज संचलन है उसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे कि हमने क्या देखे थे, संपीड़न। संपीड़न मतलब जब प्लेट एक दूसरे के सामने, मतलब ये देखिए जब प्लेट ऐसी आती है तो इसको क्या बोलते हैं, संपीड़न। और एक होता है जब प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, तनाव। तो ये दोनों चीज़ हमने देखे थे। तो यहाँ देखिए जब संपीड़न की स्थिति होगी तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे संपीड़न की स्थिति में क्या होगा, ये प्लेट और ये वाली प्लेट जब ऐसी अवस्था में होगी तो जब टकराएगी, तो टकराने के बाद की मैं स्थिति बताता हूँ। ये जो प्लेट है ये ऊपर की ओर ऐसे चढ़ जाएगी, मतलब जो प्लेट भारी होगी वो नीचे की ओर धंस जाएगी और एक प्लेट उसके ऊपर चली जाएगी। तो नीचे वाली जो प्लेट है उसको क्या बोलेंगे, अभिनति, और ऊपर वाली जो प्लेट है जो ऊपर गई है उसको क्या बोलेंगे, अपनति। तो ये आप याद रखिए, नीचे मतलब जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाएगी और नीचे धंसने के कारण उसको क्या बोल देंगे, अभिनति, और ऊपर वाली जो प्लेट है उसको क्या बोलेंगे, अपनति बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखिए एक ही अभिनति, मतलब जो नीचे प्लेट गई है उसी के अंतर्गत बहुत सारी अपनति और अभिनति मिलती है, तो उसको भी एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है समपनति। इसको क्या बोलते हैं हम, समपनति। तो यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं, देखिए अपनति मतलब ऊपर और अभिनति मतलब नीचे, और नीचे वाले के ही अंदर हमको अपनति और अभिनति मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, समपनति बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम देख सकते हैं जो बलन है, बलन के कुछ प्रकार थे। जैसे कि हमने 7 प्रकार के बलन देखे। यहाँ पे देखिए सम्मित बलन, असम्मित बलन, एक दिग्नत, अधिबलन, उसके बाद समनत बलन, परिबलन, इसके अलावा अधिक्षिप्त या प्रतिबलन और पंखाकार बलन। देखिए यहाँ पे आपको ये जो एक चित्र दिख रहा है यहाँ ग्राफिक्स, वो 7 प्रकार के बलन को दर्शाता है। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहला जो बलन है सम्मित बलन। सम्मित बलन मतलब होता है सिमेट्रिकल, जो फोल्ड होता है उसको हम सम्मित बलन बोलते हैं। और यहाँ पे हमको दोनों भुजाएं समान देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों की जो समान कोण बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सम्मित बलन बोल रहे हैं। मतलब इस बलन में दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है और इसे सरल बलन के नाम से भी जाना जा सकता है। जब दबाव शक्ति की तीव्रता कम एवं दोनों दिशाओं में एक समान हो तो इस जो प्रकार का जो बलन है उसका निर्माण होता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड आप जानते होंगे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो जूरा पर्वत है, जूरा पर्वत किसका उदाहरण है, सम्मित बलन का। सम्मित बलन का उदाहरण जूरा पर्वत है जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिर देखते हैं असम्मित बलन। असम्मित बलन का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए एक भुजा का कोण तो समान है परंतु दूसरी भुजा का झुकाव है वो कम है। मतलब एक प्रकार से अगर बोलें तो इसमें बलन की दोनों भुजाओं की लंबाई व ढाल असमान होते हैं और कम झुकाव वाली जो भुजा होती है अपेक्षाकृत लंबी एवं अधिक झुकाव वाली भुजा छोटी होती है। जैसे अगर बात करें हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन के अंतर्गत जो दक्षिण का पेनाइन पर्वत है, पेनाइन पर्वत किसका उदाहरण है, ये असम्मित बलन का। मतलब एक जो कोण है वो अधिक है और एक कम है, मतलब एक भुजा कम और एक भुजा अधिक है। फिर एक दिग्नत बलन। तो एक दिग्नत बलन मतलब क्या होता है, जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे तो एक भुजा जो है ज़्यादा ही झुक गई है और एक कम है। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं इसमें बलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी रहती है और दूसरी क्षैतिज तल के लंबवत होती है। मतलब एक खड़ी हो गई सीधी ये वाली और एक क्षैतिज तल के लंबवत होती है। जैसे इसका उदाहरण हम सिंपल रूप में देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक कंट्री भी है, ठीक है। तो यहाँ की जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला जो है वो इसी का उदाहरण है। किसका, एक दिग्नत बलन का। अब अधिबलन की अगर बात करूं मैं यहाँ, तो इसमें बलन की एक भुजा बिल्कुल खड़ी न रहकर कुछ आगे की ओर निकली हुई रहती है और एवं तीव्र ढाल बनाती है। तो चौथा नंबर का देखिए आगे की ओर निकली है, मतलब सीधी खड़ी ना होकर देखिए आगे की ओर निकली है और एक तीव्र ढाल बना रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिबलन। तो आप याद रख सकते हैं। और जो दूसरी भुजा होती है जो अपेक्षाकृत लंबी होती है, कम झुकी होने के कारण धीमी ढाल बनाती है। तो ये देखिए दोनों चीज़ यहाँ क्लियर हो गई चौथे नंबर पे। अब यहाँ इसका उदाहरण हम सिंपल रूप से देख सकते हैं, भारत के अंतर्गत जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय किसका उदाहरण है, जो कश्मीर हिमालय की जो एक चोटी है पीर पंजाल, पीर पंजाल जो चोटी है वो किसका है, अधिबलन का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखते हैं समनत बलन। समनत बलन क्या होता है, समनत बलन में जो बलन की दोनों भुजाएं हैं एक दूसरे के समानांतर लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती है। तो देखिए
समानांतर तो है परंतु क्षैतिज है क्या, नहीं है, अलग अलग मतलब हम बोल सकते हैं। इस बलन में आगे का भाग लटकता हुआ प्रतीत होता है और ऐसे बलन में जो संपीड़न है, संपीड़न मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के आमने सामने आ गई है, ठीक है, तो संपीड़न की जो तीव्रता होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे कि हम देखें तो जो पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, उसका जो काला चित्ता पर्वत है वो किसका उदाहरण है, काला चित्ता पर्वत किसका उदाहरण है, ये समनद बलन का। अब देखते हैं परिबलन। तो परिबलन क्या होता है, तो परिबलन मतलब होता है दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और क्षैतिज दिशा में होती है। देखिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 6वें नंबर पे, दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर है और क्षैतिज दिशा में यहाँ पे हमको दिख रही है, और इसे दोहरा मोड़ भी कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत अगर देखें हम तो यहाँ पे हमको ब्रिटेन के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है, जो एक कैरिक कैसल पर्वत है, ये किसका उदाहरण है, ये परिबलन का। फिर अधिक्षिप्त और या प्रतिबलन अगर बोलें तो ये क्या होता है, 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अत्यधिक संपीड़न बल के कारण बलन की एक भुजा टूटकर दूसरे पर उलट जाती है। तो देखिए ये वाली जो है ऊपर वाली दिख रही है पर नीचे वाली आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबलन बोलेंगे। और जिस तल पर भुजा का विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है, ठीक है, ये वाली 7वें नंबर की। इसके अलावा जो पंखाकार बलन है, पंखाकार बलन की अगर बात करें हम यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास में, तो विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण जो है कभी कभी एक बृहद अपनति, मतलब जो ऊपर जो प्लेट जाती है उसको क्या बोलेंगे, अपनति, उसमें कई छोटी छोटी अपनतियाँ वो अभिनतियाँ होती है, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, पंखाकार, या फिर हम बोलेंगे समअपनति, जैसे कि हमने अभी पीछे बात किए थे। तो इसी तरह जब असामान्य संपीड़न के कारण एक बृहद अभिनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ होती है और अभिनतियाँ बन जाती है, तो उसे बृहद अभिनति को समअभिनति, एक प्रकार से हम बोलें तो समअभिनति जो एक प्रकार से जो बहुत सारी छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ, मतलब एक प्रकार से बोलें तो ये वाली जो अपनति है और एक है आपकी ये वाली को मान लीजिए आप क्या, अभिनति, और एक जो ऊपर गई है ये वाली प्लेट, इसको क्या मानेंगे, अपनति। अभिनति और अपनतिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती है उसके कारण हमको क्या देखने को मिलता है, समअभिनति देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे बलन के प्रकार के रूप में। 7 प्रकार के बलन है, सम्मित बलन, असम्मित बलन, एक दिग्नद बलन, अधिबलन, समनद बलन, परिबलन और अधिक्षिप्त बलन। तो ये 7 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो पंखाकार बलन है वो हमने अलग से देख लिए। अब इसके अलावा हमारा जो है भ्रंश देखने को मिलता है। भ्रंश मतलब क्या होता है, देखिए भ्रंश का मतलब होता है जब एक प्लेट तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो बीच में जो भाग बचा है वो क्या कहलाएगा, वो भ्रंश कहलाएगा। तो इसी को यहाँ पे क्रैक बोलते हैं, दरारें बोलते हैं, ये विभंग या फ्रैक्चर या फिर फॉल्टिंग बोलते हैं। फॉल्ट मतलब भ्रंश बोलते हैं एक प्रकार से। तो भ्रंश के कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि जो भ्रंश है, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दोनों बलों यानी कि संपीड़न व तनाव से होती है, परंतु तनाव बल अधिक महत्वपूर्ण होता है। तनाव मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के दूर जा रही है। तो यहाँ पे हमको ये क्या देखने को मिलता है, भ्रंश देखने को मिलता है। अब भ्रंश के कुछ प्रकार है, जैसे कि सबसे पहला अगर देखें सामान्य भ्रंश। तो सामान्य भ्रंश की अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए, इसका निर्माण तनाव के कारण होता है। तनाव मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के दूर जा रही है, तो तनाव के कारण उत्पन्न होता है। ये देखिए यहाँ अगर हम बात करें, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है और बीच में देखिए खाली जगह है, यानी रचनात्मक प्लेट किनारा आगे जो पढ़ेंगे हम। तो सामान्य जो बलन है वो सामान्य भ्रंश जो है किस प्रकार उत्पन्न हुआ, तनाव के कारण हुआ। और यहाँ पे दरार के दोनों ओर के खंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापित होते तथा एक खंड नीचे की ओर गिर जाता है, ये बीज वाला, ठीक है, बीज वाला नीचे की ओर गिर जाता है। अब यहाँ अगर देखें हम तो इससे जो है सामान्य भ्रंश का निर्माण होता है और सामान्य भ्रंश से भूपटल में जो है प्रसार होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई सामान्य के अंतर्गत, ठीक है। जैसे ये हम देख सकते हैं सामान्य भ्रंश, ठीक है, ये वाला देखिए नीचे चला गया एक भाग नीचे की ओर, इसको सामान्य भ्रंश बोलेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है उत्क्रम। तो उत्क्रम जो है रिवर्स फॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है, ये संपीड़न के कारण होता है। संपीड़न मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के आमने सामने आ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
तो उसके कारण यहाँ पे हमको उत्क्रम जो भ्रंश है वो देखने को मिलता है, जिसमें दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे को विस्थापित होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसमें सतह का फैलाव पहले की तुलना में घट जाता है। तो यहाँ पे हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, आरूढ़ भ्रंश भी इसको कहा जाता है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें और जो विंध्यन कगार है उस क्षेत्र में इस प्रकार का जो भ्रंश है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा एक और जो है सोपानी भ्रंश, तो सोपानी भ्रंश की अगर बात करूं मैं तो समानांतर रूप से दोनों प्लेटें एक दूसरे, मतलब एक प्रकार से जैसे एक प्लेट है ये वाली और एक प्लेट ये वाली, तो देखिए समानांतर रूप से वो आगे पीछे खिसक रही, तो यहाँ पे ना तो रचनात्मक प्लेट किनारा है ना तो विनाशात्मक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक दूसरे के समानांतर अनेक भ्रंश यहाँ होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सोपानी भ्रंश बोलेंगे। एक और भ्रंश हमको देखने को मिलता है पार्श्वीय या ट्रांसकरेंट भ्रंश। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ते हैं तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ओर के जो भूखंड है भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के स्थान पर आगे पीछे खसकते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो भ्रंश है वो क्या कहलाता है, पार्श्वीय या फिर एक प्रकार से ट्रांसकरेंट, इसको भ्रंश हम बोलते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, बात करते हैं उदाहरण की, तो यहाँ पे हमको कैलिफोर्निया देखने को मिलता है। कैलिफोर्निया मतलब उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास जो भ्रंश है वो इसी प्रकार का भ्रंश देखने को मिलता है। यहाँ उदाहरण देख सकते हैं आप, देखिए ये जो भ्रंश है, देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, संपीड़न। यहाँ हमको तनाव देखने को मिल रहा है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से अलग हो रही है, और यहाँ एक दूसरे के मतलब यहाँ देखिए ऊपर वाली अपनति और नीचे वाली अभिनति, ठीक है। यहाँ पे तो एक दूसरे के विपरीत जा रही है, तो रचनात्मक प्लेट किनारा है। और ये रूपांतर, रूपांतर मतलब समानांतर रूप से एक दूसरे के किनारे से आगे पीछे खिसक रही है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री से एक प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए कुछ भ्रंश के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है जो भ्रंश घाटी है। तो ये वाली जो है इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। भ्रंश घाटी किसको बोलेंगे, भ्रंश घाटी ऐसा भाग जो देखिए एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, तो बीच का जो भाग है वो नीचे की ओर धंस गया है, तो जैसे कि ये देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम भ्रंश घाटी। यानी तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तो बीच का भाग क्या होता है, नीचे की ओर धंस जाता है। जैसे हम अगर बात करें तो जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी में ही मृत सागर जो है वो स्थित है। मृत सागर आपको याद होगा जो समुद्र तल से भी नीचे गहराई पे है, तो वो यहाँ पे हमको भ्रंश के रूप में देखने को मिलता है। और यहाँ जो समुद्र तल है, समुद्र तल से वो कितने नीचे देखने को मिलता है, 433.3 मीटर नीचा वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अफ्रीका में न्यासा, रुडोल्फ, टंगानिका, अल्बर्ट व एडवर्ड जो झीलें हैं वो भ्रंश घाटी से ही मतलब एक प्रकार से भ्रंश घाटी में ही स्थित है। अब यहाँ अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है रैंप घाटी। तो ये क्या है, रैंप घाटी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए इसका निर्माण उस स्थिति में होता है जब दो भ्रंश क्या होते हैं, जो प्लेन जमीन है, मतलब प्लेन जगह है, प्लेन जगह से आइट साइड के जो दोनों भ्रंश है वो मतलब एक प्रकार से ऊपर की ओर जो जमीन है वो ऊपर की ओर चली है। मतलब सिंपल रूप से हम बोल सकते हैं जो बीच का स्तंभ है वो यथास्थिति रहेगा, और जो संपीड़नात्मक जो बल है उसके कारण जो किनारे होते हैं वो दोनों ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, रैंप घाटी बोलेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ दोनों किनारे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रैंप घाटी बोलेंगे। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र घाटी असम के अंतर्गत, वो रैंप घाटी का ही यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पे है, असम के अंतर्गत, इसी का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अब यहाँ देखिए जब दो भ्रंश, मतलब अगली जो इमेज है हमारी, एक तो ब्लॉक पर्वत देखने को मिलेगा और एक हॉर्स पर्वत। तो जब दो भ्रंश के बीच का स्तंभ यथावत रहे, देखिए ये वाला जो भाग है वो यथावत है, और जो दोनों अगल बगल मतलब दोनों किनारे जो है वो नीचे की ओर धंसने लगे हैं, तो इस प्रकार का जो पर्वत बनेगा वो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, अच्छा हाँ, जो ब्लॉक पर्वत है उसके कुछ उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसके उदाहरण बताना, ब्लॉक पर्वत के कुछ यहाँ पे नाम लिखना है। इसके अलावा भारत में भी देखने को मिलेगा आपको ब्लॉक पर्वत, और कुछ विश्व में भी देखने को मिलेगा। अब हॉर्स पर्वत की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जो हॉर्स पर्वत है उसके अंतर्गत हमको दो भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहते हैं।
ठीक है, ये वाला और ये वाला यथावत है, और जो बीच का भाग है वो कहाँ चला, ऊपर की ओर चला। तो इस प्रकार से जो पर्वत बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हॉर्स पर्वत। मतलब सिंपल रूप से अगर बोले उदाहरण के रूप में, तो भ्रंश घाटी, रैंप घाटी एवं ब्लॉक पर्वत व हॉर्स पर्वत प्राय एक से प्रतीत होते हैं, परंतु यहाँ पे अगर देखें हम तो इसकी जो है अलग अलग परिस्थितियों के कारण ये परिणाम हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हमने कंप्लीट यहाँ पे हम देख लेते हैं शुरू से हमने क्या क्या यहाँ पे देखें अंतर्जात बलों के अंतर्गत। तो अंतर्जात बल पहले तो हमने देखे दो प्रकार के बल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बहिर्जात बल के बारे में, और अभी हमने देखे अंतर्जात बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़े, जो कि अलग अलग प्रकार से आकस्मिक और दीर्घकालिक रूप से होते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं इसके कुछ जो आकृति है वो बनी है मतलब एक प्रकार से किसके कारण, अंतर्जात बलों के कारण। और वलन के प्रकार देखें, वलन के प्रकार हमको 7 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 7 हमने देख ली यहाँ पिक्चर के फॉर्म में। इसके अलावा भ्रंश देखें, भ्रंश के कुछ प्रकार देखें, और उसके बाद हमने देखे यहाँ पे भ्रंश के द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियाँ। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे हमने देख ली है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंतर्गत अगर देखें तो महत्वपूर्ण रूप से हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो महासागर, देखिए यहाँ मैं ये देखिए ये गोल अगर बनाऊँ मैं तो आपको सिंपल रूप से इतने भाग में आपको स्थल देखने को मिलेगा और बाकी भाग में क्या देखने को मिलेगा, लगभग 71 मतलब 70.8% जल, और ये वाला जो है 29.2% क्या है, स्थल। तो स्थल वाले भाग को क्या बोला जाता है, महाद्वीप, और जल वाले भाग को क्या बोला जाता है, महासागर, ठीक है। हालांकि आपको इस प्रकार नहीं दिखेगा, अभी आपको अलग अलग प्रकार से दिखेगा। मतलब आपको उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका दिखेगा, फिर उसके बाद यहाँ ग्रीनलैंड दिखेगा, फिर यूरोप दिखेगा, यूरोप के साथ में एशिया दिखेगा, फिर नीचे आपको क्या दिखेगा, अफ्रीका, और यहाँ नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो अलग अलग प्रकार से स्थल खंड देखने को मिलेंगे वर्तमान में, जो कि टोटल मिलाकर 29.2% है, ठीक है। और जल का जो भाग है 70.8% है। तो यहाँ जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अगर बात करें हम यहाँ पे तो अलग अलग प्रकार से हमको जो दक्षिणी गोलार्ध है उसकी अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में हमको स्थल अधिक मिलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जब विषुवत रेखा की अगर बात करें तो विषुवत रेखा के नीचे हमको स्थल कम देखने को मिलता है और विषुवत रेखा के ऊपर स्थल ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब नीचे आपको जल की अधिकता पाई जाएगी और ऊपर आपको जल की अधिकता नहीं मिलेगी, स्थल की अधिकता मिलेगी। तो अब सिंपल रूप से ये बोला जा रहा है कि जो स्थल भाग है वो एक दूसरे से अभी भी दूर जा रहा है, मतलब उनकी गति वर्तमान में चल रही है, एक दूसरे से दूर वो अभी जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि पहला जो है हमको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये देखने को मिलेगा। हालांकि सफल नहीं हुआ था, परंतु जो आगे के जो सिद्धांत है उसके लिए काफ़ी बैकग्राउंड के रूप में इसने काम किया है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अर्थात महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसको बोलते हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था जर्मन के जो वैज्ञानिक थे या विद्वान थे, अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 में इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया या प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि जो वर्तमान महाद्वीप है उनको मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता उन्होंने देखी। तो उस भौगोलिक एकरूपता को उन्होंने क्या कहा, जिग्सा फिट कहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, जिग्सा फिट किसने कहा, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा। उनका सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और इन्हीं के अनुसार अगर देखें तो एक युग आया था कार्बोनिफेरस, जहां कोयला युग हम जिसे बोलते हैं, कार्बोनिफेरस युग आया था जिसमें पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। मतलब सिंपल रूप से क्या बोला जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए एक जो भाग था, मतलब जो पृथ्वी थी, पृथ्वी में जो सभी भाग थे इस प्रकार से एक भाग के रूप में यहाँ पाए गए थे। कब, जब कार्बोनिफेरस युग आया था। कार्बोनिफेरस युग में ये स्थलखंड पूरा कंप्लीट रूप से एक जुड़ा हुआ था, और इस जुड़े हुए भाग को क्या बोला जा रहा था, पेंजिया बोला जा रहा था। और जो अदर भाग है जल वाला उसको क्या बोला जा रहा था, पैंथलासा। तो यहाँ आपको ध्यान में देखना भी है, देखिए यहाँ पेंजिया किसको, स्थल भाग को, और पैंथलासा जल भाग को बोला जा रहा था। मतलब बृहद महासागर जिसे हम बोलते हैं। अंतिम ट्रियासिक युग आया तो उसमें पेंजिया का विभाजन धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू हो गया। तो मतलब जो पेंजिया है वो अलग अलग भागों में यहाँ पे बंटना शुरू हो गया। और सिंपल सी बात हम देख सकते हैं, ये 2 भागों में बटा। मतलब सिंपल रूप से अगर देखें तो यहाँ हम देखिए ये बना है, और ये ऊपर वाला भाग हो गया एक, और एक नीचे वाला भाग है, 2 भागों में बट गया। और 2 भागों में बट गया तो ऊपर वाले भाग को क्या बोला गया, लॉरेशिया। लॉरेशिया को हम बोल सकते हैं अंगारा लैंड, और नीचे वाले को हम बोल सकते हैं गोंडवाना लैंड। नीचे वाले क्या है, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाली जो है लॉरेशिया अर्थात अंगारा लैंड।
तो दो भागों में यह बंट गया और दोनों स्थलीय भागों के बीच एक प्रकार से हम देख सकते हैं उथला सागर था। बीच में क्या था? एक उथला सागर था। उथला मतलब ज़्यादा जिसकी गहराई नहीं थी। तो जो उथला सागर था, उथला सागर को क्या बोला गया यहाँ पे? टैथिस सागर। और टैथिस सागर से ही आगे जाकर देखना आप, जब हिमालय का निर्माण होता है लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रेटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में एक प्रकार से फिर से विभाजन चालू हो गया और गोंडवाना लैंड विभाजित होकर क्या हो गया? देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक चित्र दिख रहा है आपको, यहाँ पे अलग अलग भाग देखने को मिल रहा है आपको। देखिए ऊपर वाला भाग आपको लॉरेशिया दिख रहा है, नीचे वाला भाग आपको गोंडवाना लैंड दिख रहा है। फिर धीरे धीरे हम देख सकते हैं, देखिए इसमें भी आपको डिवाइडेशन चालू हो गया। देखिए अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका नीचे चला, ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ दिख रहे हैं आपको। फिर नीचे वाले भाग में आपको देखिए फिर से कुछ दूरी दिख रही है। यहाँ पे देखिए अफ्रीका ज़्यादा दूर चला गया। फिर यहाँ देखिए भारत का निर्माण भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे चला गया और दक्षिण अमेरिका मतलब जो दक्षिण में एक प्रकार से दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें तो अंटार्कटिका, ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ देखिए उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ पे हमको देखिए कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में तो हमको इस प्रकार से मैप देखने को मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एशिया देख सकते हैं, ये यूरोप देख सकते हैं, उसके बाद ये अफ्रीका, मेडागास्कर है, इसके बाद दक्षिण अमेरिका देख सकते हैं और ये उत्तरी अमेरिका और ये ग्रीनलैंड है। अब इस प्रकार से देखिए वर्तमान में हमको यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिलती है। मतलब जब एक भाग था तो धीरे धीरे अभी भी क्या हो रहा है, उनमें आपस में दूरी बढ़ते जा रही है। तो यही जो सिद्धांत था यहाँ पे दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो यहाँ इनके द्वारा बोला गया है कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम क्रेटेशियस युग में गोंडवाना लैंड में विभाजन शुरू हो गया और विभाजन के फलस्वरूप क्या क्या बना? दक्षिण अमेरिका बना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या बना? अफ्रीका भी बन गया। उसके बाद हम देख सकते हैं मेडागास्कर, जो इसके साइड में हमको दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया, ये देख सकते हैं। तो इन सभी का निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से, ये यहाँ पे बात की जा रही है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापित होने के कारण हिंद महासागर का जो है निर्माण हुआ। मतलब एक प्रकार से देखिए ये जो है धीरे धीरे ऊपर खिसकता गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर नीचे की ओर। इसके बाद अंगारा लैंड की अगर बात करें तो जो ऊपर वाला भाग था, ऊपर वाला भाग की अगर बात करें तो देखिए जो अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड अलग होकर उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया और एशिया, ये 3 भाग यहाँ पे बने। अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर कौन सा है? ये बीच वाला, यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका महाद्वीप, मतलब जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में जो है अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, इसका निर्माण हुआ। इसी विस्थापन के कारण हमको उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्या देखने को मिलता है? एक तो यहाँ रॉकीज पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ आपको क्या देखने को मिलता है? एंडीज देखने को मिलता है। दोनों चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। इसके बाद अगर देखें तो अफ्रीका तथा प्रायद्वीप भारत के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण हिमालय का निर्माण हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो, जो टैथिस सागर है उसके कारण देखने को मिलता है। अल्पाइन पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है और पेंजिया और पेंथालासा का अवशिष्ट भाग वर्तमान में क्रमशः अंटार्कटिका तथा प्रशांत महासागर के रूप में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अंटार्कटिका हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो इसके कुछ यहाँ अवशेष या जो अवशिष्ट है वो यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। और जो वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर, इनके अनुसार अगर देखें तो पेंजिया के टूटने का कारण गुरुत्वीय जो गुरुत्व बल था और प्लवनशीलता थी और ज्वारीय बल, ये सभी फोर्स इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे भागीदार थे। वेगनर के द्वारा यहाँ पे बोला गया, जो वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर, इनके द्वारा प्रतिपादित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके संबंध में अनेक यहाँ पे प्रमाण देखने को मिलते हैं। जो मुख्य रूप से हमने पहला देखे हैं भौगोलिक समरूपता। भौगोलिक समरूपता मतलब जिक्सा फिट जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हमको वनस्पतियों के अवशेष समान मिले। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। यहाँ पे चलिए यहाँ देख लेते हैं, वनस्पतियों के अवशेषों का समान मिलना है, यानी कि हम बोल सकते हैं भारत। तो ये भारत हो गया और उसके बाद मेडागास्कर हो गया। उसके बाद हमको दक्षिण अफ्रीका, साथ में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं और अंटार्कटिका है नीचे। तो इन सभी में अगर बात करें हम तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? जो वनस्पतियाँ थी उन वनस्पतियों में समानता देखने को मिली, ठीक है। उनके अवशेष जो मिले उनमें समानता देखने को मिली। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार से छोटा नागपुर के पठार में जो हिमोड़ है वो पाया जाना, डायनासोर व लेमिंग मछली के जीवाश्मों का कनाडा में पाया जाना। तो कनाडा मतलब ये वाला भाग, और यहाँ आपको यूरोप दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो एक प्रकार का जीव था, लेमिंग जीव जिसे हम बोलते हैं, लेमिंग मछली की बात की जा रही है, तो उसके अवशेष मिले हैं।
तो देखिए इन जो जीव है वो लगातार चलते रहते थे। कुछ समय पहले जब वो यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पे स्थल था, और बहुत समय के बाद वो जब यहाँ से लौटे तो यहाँ से उनको एक प्रकार से यहाँ वो स्थल सोचकर अचानक चलते रहे और जल में डूब गए। तो जल में डूब गए तो वो क्यों चले, बिना सोचे समझे। उनको पता था कि यहाँ पे स्थल है, परंतु स्थल उस समय मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि देखिए ये महाद्वीप बाकी मतलब जो यूरोप है, यूरोप से काफ़ी दूर चला गया था, तो वहाँ जल आ गया, तो जल में वो अचानक डूब गए। तो उनके अवशेष से भी पता चलता है कि यहाँ पे जो कनाडा है और कनाडा के बाद जो यूरोप है वो आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार से यहाँ पे बोला जा सकता है, मतलब जो ब्राज़ील है, कनाडा है, ठीक है, और इसके अलावा जो अफ्रीका है, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। मतलब इससे भी ये पता लगाया जा सकता है। एक ही प्रकार की संरचना भी यहाँ देखने को मिलती है। आप अगर जिनको जोड़ कर देखें, जैसे इसको लाकर यहाँ फिट करें तो ये आसानी से फिट हो जाएगा, और इधर ले जाकर इसको फिट करें तो ये भी फिट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट सिद्धांत आया है उसको बोला जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसका प्रतिपादन किया था किसने, 1962 में हैरी हेस ने। हैरी हेस महोदय इन्होंने किया था। और यह सिद्धांत एक प्रकार से देखें तो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का विकास माना जाता है। पूरा चुंबकत्व व सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिर्फ महाद्वीप ही नहीं वरन जो महासागरीय नितल है, महासागर के अंतर्गत अगर देखें तो उसके नीचे भी हमको प्रसार देखने को मिलता है। यानी कि महाद्वीप तो एक दूसरे से दूर जा ही रहे हैं, तो उसके अलावा बोला गया है कि जो महासागर है यानी कि जल का जो भाग है उसके नीचे भी हमको क्या मिल रहा है, एक दूसरे से दूरी बनती हुई दिख रही है। और उसके बाद यह संकल्पना विकसित हुई कि मतलब जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो विकसित हुआ, और इसका प्रतिपादन हमने क्या देखें 1962 में हैरी हेस ने किया था। किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय किसको जाता है, मॉर्गन को जाता है। मॉर्गन को इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय जाता है। मैकेंजी, पार्कर तथा होम्स इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी छोटी और कुछ बड़ी प्लेट में विभक्त है। जैसे कि अगर देखें तो ये प्लेटें 100 किलोमीटर की मोटाई वाले, लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई वाले स्थल मंडल, जो ऊपर वाला भाग है भूपर्पटी, लिथोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, और उसके नीचे हमको दुर्बलता मंडल देखने को मिलता है। दुर्बलता मतलब हम बोल सकते हैं जहाँ पे मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो सिलिका है और मैग्नीशियम है जिसे हम सीमा बोलते हैं, और ये मेंटल के अंदर देखने को मिला था आपको जब हमने भूपर्पटी और मेंटल पढ़े थे उसमें। तो ये अपेक्षाकृत अधिक घनत्व की होती है यहाँ पे। और प्लेटीय संचलन का मुख्य कारण एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापीय जो संवहन है उन तरंगों की चक्रीय संचरण प्रक्रिया का होना होता है। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसके अनुसार अगर देखें तो प्लेटों की संख्या लगभग 100 बताई गई है, परंतु इसमें मुख्य रूप से हमको देखिए यहाँ 7 प्लेटें हमको देखने को मिलती है बड़ी। तो चलिए बड़ी प्लेटों की बात कर लेते हैं। जैसे अफ्रीकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद हम देख सकते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो 7 प्लेट के बारे में हम चलिए पहले यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिकन प्लेट देखने को मिल रही है, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिण अमेरिकन ये देखने को मिल रही है, अफ्रीकन, यूरेशियन, अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और प्रशांत प्लेट। तो ये 7 प्लेट आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए इसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकी की अगर बात करें तो इसमें पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय भाग सम्मिलित है, तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इनकी जो है इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। दक्षिण अमेरिकी प्लेट, पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट एवं कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। अंटार्कटिका प्लेट में क्या है, अंटार्कटिका जो है एक प्रकार से घिरा महासागर भी यहाँ शामिल है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपने देख लिए, भारत जिसमें शामिल है। यूरेशियन प्लेट मतलब जो ऊपर यूरोप वाला भाग है, इसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है। और प्रशांत महासागरीय प्लेट मतलब जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, उसकी बात करते हैं। अब इसके अलावा कुछ छोटी प्लेट भी हमको देखने को मिलती है। तो छोटी प्लेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको बहुत सारी प्लेट देखने को मिलती है, जैसे कि अरेबियन प्लेट जो कि भारत के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है, ठीक है। बिस्मार्क प्लेट, कैरेबियन प्लेट, उसके बाद है कैरोलिना प्लेट, इंडियन प्लेट, ये फिलिपाइन व इंडियन प्लेट इसमें शामिल है। कोकोस प्लेट, जुआंडी फूका, नाजका प्लेट और पूर्वी प्रशांत प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, स्कॉटिश, इंडियन प्लेट, पर्सियन प्लेट, अनोतोलियन, उसके बाद चाइना प्लेट और फ्यूजी प्लेट। तो चलिए यहाँ पे एक नज़र घुमा लेते हैं। जैसे देखिए कोकोस प्लेट आपको देखने को मिलेगी, नाजका प्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और अन्य जो प्लेट है जैसे फिलिपाइन प्लेट है, ये सभी जो प्लेट है, जुआंडी फूका आपको यहाँ देखने को मिल रही है, तो ये सभी छोटी प्लेट की श्रेणी में यहाँ पे आती है।
अब यहाँ अगर देखें हम तो देखिए प्लेटों के किनारे ही भूगर्भिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंप उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, विवर्तनिक घटनाएं उत्पन्न होती है। और सामान्य रूप से प्लेटों के किनारे को 3 प्रकार से यहाँ विभाजित किया गया है। तो देखिए कौन कौन से किनारे, जैसे हमने अभी बात की पीछे अंतर्जात बल के बारे में, तो यहाँ रचनात्मक प्लेट किनारा देखने को मिला था। रचनात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, जब यहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से दूर जा रही होती है तो बीच में कुछ भाग जो है नया बन जाता है, तो इसलिए कुछ नया बना, यानी कि रचनात्मक प्लेट किनारा देखने को मिलता है। दूसरा है विनाशात्मक प्लेट किनारा, यानी कि एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के आमने सामने आती है तो ये जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर की ओर चले जाती है, ठीक है, और जो मतलब एक प्रकार से हल्की प्लेट होती है वो नीचे की ओर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए भारी प्लेट नीचे की ओर चली गई और जो मतलब हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर चली गई, तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, अपनति, और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, अभिनति। तो यहाँ दुर्बलता मंडल में जैसे जाती है वो तो गर्म तपते लावा के कारण वो सेल होती है, पिघलने लगती है, और पिघलते पिघलते धीरे धीरे वो दरार के रूप में यहाँ मैग्मा बन जाता है और दरार के रूप में बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये लावा यानी ज्वालामुखी का निर्माण यहाँ पे होता है। कुछ चीज़ें देखिए तनाव के कारण एक दूसरे से दूर जा रही थी, यहाँ भ्रंश का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ऊपर उठता हुआ पिघला हुआ मेंटल हमको देखने को मिलता है दुर्बलता मंडल के अंतर्गत से, मतलब मेंटल के अंतर्गत से ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और संरक्षी प्लेट किनारा क्या होता है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के समानांतर चल रही है, तो यहाँ पे ना तो नुकसान होता है ना तो कोई एक प्रकार से किनारा बनता है, तो इसको संरक्षी प्लेट किनारा बोला जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी, एक तो हमने देखे हैं, ये देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और उसके पहले हमने क्या देखे हैं, उसके पहले हमने अंतर्जात बलों के बारे में बात की है। तो ये हमारा जो है कंप्लीट यहाँ पे इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और कुछ अगर सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।